कम रह गए जी। तो जैसे हर डिपार्टमेंट में चलता है नहीं अंडर जी, द टेबल। नहीं जी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि आरटीआई आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है, तो वो आरटीआई लोग डाल देते हैं। और मेरे हिसाब से लाइफ में ऐसा कोई शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए। आप मेहनत करोगे तो आप उस चीज़ की कदर। हेलो गाइस, वेलकम टू रॉ टॉक शो। आज हमारे बीच आ रहे हैं मिस्टर शशांक वर्मा, जो कि सीनियर ऑडिटर के रूप में पोस्टेड है कैग में, जो कि हमारे देश का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। आइए चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार, अच्छा लग रहा है आपके शो में आके। तो मेरा आपसे पहला ये सवाल था कि आपने 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब के बारे में कैसे सोचा, मतलब ये ख्याल क्यों आया आपको? नहीं, 12th के बाद मैं एक्चुअली सीए कर रहा था, तो सीए का एंट्री लेवल एग्ज़ाम होता है सीपीटी, तो वो मैंने क्रैक भी कर लिया था। बट आगे चल के कुछ दिक्कतें आई, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला ग्रुप वन, तो मैंने सोचा एमबीए कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बाकी दोस्त एमबीए कर रहे थे। तो फिर मैं दिल्ली गया, मेरा नोएडा में एक कॉलेज में हो भी गया था सिलेक्शन। बट जो ड्यूरेशन था ना, वो सिलेक्शन होने से लेके कॉलेज ज्वाइन करने तक का, उस बीच में अपने स्कूल के सीनियर्स के साथ रहा। तो मैंने देखा उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से एमबीए करा और फिर भी वो छोटी मोटी जॉब ही कर रहे थे, मतलब 25-30 हज़ार 40 हज़ार की। तो वो मुझे कुछ फ्रूटफुल नहीं लगा कि आप इतनी फीस भी पे करो, उसके बाद भी आपकी ऐसी अगर जॉब लग रही है तो कोई मुझे सेंस नहीं लगा। और पता नहीं क्या, वो वहाँ पे मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। वो भी एक गलत डिसीजन है, बट वहीं दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली पे मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। एक साल मतलब 8-9 महीने मैंने लगभग कॉल सेंटर में जॉब मतलब करी। एक तरफ कॉलेज चल रहा है, एक तरफ कॉल सेंटर चल नहीं, रहा है। कॉलेज मैंने फिर ज्वाइन ही नहीं किया। कॉलेज ड्रॉप? हाँ, ड्रॉप कर दिया। फीस भी नहीं दी थी मैंने, क्योंकि मैंने सोच लिया था ना कि एमबीए मुझे सही नहीं लगा, फ्रूटफुल नहीं लगा उतना। या तो आप कैट्स क्वालिफाई करके मतलब अच्छा कॉलेज लो तो है, और मैंने उतनी तैयारी नहीं करी थी। और क्योंकि मैं सीए कर रहा था उस टाइम पे, जी। फिर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया जैसे कि मैंने बताया। तो 8-9 महीने के बाद मेरे फैमिली वालों ने बुला लिया कि आप वहाँ पे दिल्ली में क्या कर रहे हो कॉल सेंटर, क्योंकि कॉल सेंटर कोई आपका वैसा फ्यूचर नहीं हाँ, होता ना उतना हाई ज़्यादा। प्रोफाइल भी नहीं है तो। जी, तो मैं वापस आ गया। फिर मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे साथ सीए कर रहा था, फिर उसने सीए जब उसने भी छोड़ दिया था, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, बैंक एसएससी इन सब चीज़ की। तो उसने मुझे कहा कि एसएससी कर लो मेरे साथ, तैयारी साथ में करते हैं और अच्छा है ये वो। बट उस टाइम मुझे एसएससी के बारे में भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। बट मैंने कुछ फॉर्म वॉर्म नहीं भरा था। बट वो होता नहीं है, लास्ट डे से 1-2 दिन पहले वो मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं नहीं फॉर्म भरो ये वो। तो उसने मुझे जब वेबसाइट खोल के दिखाई, तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स थे उस टाइम पे 28-29 डिपार्टमेंट्स थे कुछ। जो उसमें से मुझे अच्छा लगा था, फैसिनेट किया था, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ओके। और इनकम टैक्स ये सब भी थे। बट मुझे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगा था कि मुझे हाँ इसके लिए अच्छा डिपार्टमेंट है। मुझे ये भी था ना कि फ़ॉरेन में भी जाके उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एम्बेसी में भी मिलेगा ये वो। तो मैंने इस वजह से उसकी वजह से फॉर्म भर दिया था। एक्सटर्नल अफेयर्स मेन था जी आपका जी, कि उसके एक्सटर्नल अफेयर्स वही की। एक अट्रैक्शन था वहाँ हाँ, का। वो एक मेन अट्रैक्शन था। तो शुरुआती दिनों में क्या चैलेंजेस आते थे आपके सामने? चैलेंजेस ये आते थे कि एक्चुअली मुझे ज़्यादा सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, और मैं एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो इसमें मैथ्स थी। मैथ्स कॉमर्स बैकग्राउंड में एलिमेंट्री होती है, एडवांस मैथ होती नहीं है। ठीक है, तो वो प्लस रीजनिंग मेरे लिए एकदम नया सब्जेक्ट था। और जीएस जीएस में तो आपने जितना भी पढ़ा होता है बचपन से, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये था। बाकी और जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे, वो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, तो उनका लेवल काफ़ी अच्छा था। और जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता भी था तो वो एकदम बेसिक से होते थे उनके लिए। तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन भी फील होता था कि मैं उनसे पूछूं कि नहीं पूछूं, और वही सब। तो फिर इतनी हेजिटेशन के बीच में और कॉमर्स के स्टूडेंट होने के बाद फिर आपने एडवांस मैथ्स में और अपने सिलेबस में कैसे कवर अप किया? एक्चुअली मैं उस टाइम पे जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी कर रहा था आईआईटी कानपुर से। तो वहाँ पे जो आईआईटियंस थे, स्टूडेंट्स आते थे जर्मन लैंग्वेज कोर्स करने, तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। और वही जो भी साल भर का था मेरा, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे उनसे एडवांस मैथ्स पढ़ी थी कि वो मुझे बताते थे कि ये फॉर्मूला जो भी है वो डिराइव कैसे होता है। जब उन्होंने वो चीज़ मुझे बता दी ना, तो मुझे ईजी लगने लग गई थी। अच्छा, तो एक्चुअली वहाँ हम से लोग के बीच में ये नॉलेज है कि आईआईटी केवल टेक्निकल के लिए है, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। हाँ, वहाँ पे ये सब कोर्स चलते हैं, जर्मन, स्पेनिश, आपका जापानीज़, ये सब
लैंग्वेज भी सिखाई तो जाती वो है। आपके कलीग्स थे या आपके साथ? नहीं, वो एक्चुअली आईआईटीज में कोर्स होते हैं ना, तो आईआईटियंस भी कर सकते हैं और बाहर वालों के लिए लिमिटेड सीट्स होती है, तो भी कर सकते हैं। तो मुझे जर्मन लैंग्वेज सीखने का बड़ा शौक था उसमें, तो मैंने वो ज्वाइन किया था। अब वो कहीं ना कहीं मेरे लिए इस तरीके से बेनिफिशियल हो गया कि मैंने आपने मैथ्स एसएससी के लिए फिर अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी, मतलब कैसे? स्ट्रेटजी ये बनाई थी एक्चुअली। इसमें जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं मेजरली, आपका रीजनिंग, आपका जीएस होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, नीरज सर की थी, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। और मैथ्स के लिए भी जैसे मैंने बताया आपसे कि मैं उन स्टूडेंट से पढ़ लेता था। और रीजनिंग मैंने अपने फ्रेंड आकाश के हेल्प से करी थी। और रही बात जीएस की, तो जीएस मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि क्या है, एसएससी में ना ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता कि उसमें भी पास होना ज़रूरी है। तो आपको 3 सब्जेक्ट के हिसाब से 150 नंबर है, आप उतना प्रिपेयर कर लो, कट ऑफ नंबर आप पा जाओगे। नहीं तो फिर अगर आपने जब जीएस भी छोड़ दी जी। और एडवांस मैथ्स में भी आपका नई नई पकड़ थी, तो उस हिसाब से आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी अपने लिए? एक्चुअली क्या था कि मैंने जैसे बताया आईआईटियन थे वो स्टूडेंट जिनसे मैं पढ़ता था मैथ्स, तो मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि मैं डेली सारे सब्जेक्ट पढ़ता था। उनका टाइम टेबल एक सेट कर रखा था मैंने कि सारे दिन सारे सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटे देने हैं, जिससे कोई भी ऐसा ना हो कि मैं किसी एक ही पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हूँ, बाकी मेरे छूट जाएं, क्योंकि जीएस मैंने कम्प्लीटली छोड़ रखी थी। हाँ। और स्ट्रेटजी का क्या है ना, जो मैंने फील किया है कि एसएससी जो है पूरा प्रैक्टिस का गेम है। आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, आप अगर उस पर फोकस्ड रहोगे, मतलब आपने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, है ना, तो आपका एसएससी ईजी हो जाता है। नहीं, ये आपकी हो गई जैसे पढ़ाई की स्ट्रेटेजी हो गई। जी। तो एग्जाम जब अटेंड करने गए थे तो जी। आपने क्या क्राइटेरिया, क्या स्ट्रेटेजी रखी थी इस वक्त? एग्ज़ाम देने के जो स्ट्रेटजी होती है वो मैंने बहुत बार चेंज करी थी, लेकिन जो मेन थी, जो मैंने एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले जो स्ट्रेटजी अपनी चेंज करी थी, वो ये था कि मैंने देखा था कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चंस को पहले कर लेते हैं, हाँ। कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, और जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, लेंदी होते हैं, उनको सबसे लास्ट में करते हैं। हाँ। हालांकि मैं भी वही स्ट्रेटजी पहले फॉलो करता था, बट मेरे एक सर ने मुझे गाइड किया था, तो मैंने क्या किया, जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट किया, क्योंकि जब लास्ट में आपके पास टाइम कम बचता है तो आपको वैसे क्वेश्चंस चाहिए जो जल्दी सॉल्व हो जाएं। लेकिन उस टाइम पे अगर आप लेंदी क्वेश्चंस कर रहे होगे तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट जो है आपका पूरा खराब हो जाता है, लास्ट में छूटने के भी जी। चांसेस। और क्या होता है, आपने पहले अगर स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस उठा लिए, तो क्या होता है, क्योंकि आपने स्टार्ट किया होता है, तो उन क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम दे देते हो, क्योंकि आप हरी में नहीं होते, आपके पास ये है कि हाँ 2 घंटे हैं मेरे पास आराम से, तो आप आराम से पेपर करो, तो जिस जो टाइम उन क्वेश्चंस को देना चाहिए था कम, आपने ज्यादा दे दिया, फिर वो आपने optional भी लेंदी हमारे लिए वो क्वेश्चन, लेंदी हो गया। जी जी, और वो हमने पूरा लेंदी time उधर क्वेश्चंस के लिए और हमने टाइम कम कर लिया। बिल्कुल। तो मैं क्या करता था, पहले जैसे मैथ्स है लेंदी है, तो उसको पहले अटेम्प्ट करता था, फिर आपकी रीजनिंग होती है, रीजनिंग को अटेम्प्ट क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, इंग्लिश इजी होती है, बिल्कुल। ठीक है, और लास्ट में जीएस, क्योंकि जीएस में क्या होता है ना कि या तो आपको आता है या नहीं आता है, तो हाँ, उसमें उसको तो मैं पूरा सबसे, शुरुआत से लेके आखिरी जी, तक का आपकी जितनी क्योंकि वो तो knowledge एक है वो पूरी आएगी किसी उसमें। पर्टिकुलर डेटा पे होता है, आपको वो चीज या तो पता है या नहीं पता है, डेट पता है या फॉर्मूला या कुछ भी चीज है आपको पता है तो ठीक है, वन नहीं पता है तो आप स्किप कर दो। बट ये होता है ना, आपने अगर जीएस पहले उठा ली क्योंकि इजी होती है, तो आप उसमें ज्यादा सोचने लग जाते हो कि अरे यार मुझे आ रहा है शायद तक, लेकिन आपका टाइम भी वेस्ट हो चुका होता है। हमने टाइम अपना वहां पे लगा दिया जी। पूरा उस क्वेश्चन में जिसमें कुछ लगना नहीं था। जी जी जी। और एक चीज और कि जैसे कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री, जो मेरा एक वीक एरिया रहा है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री पे उतना कमांड नहीं आ पाया था लास्ट तक, तो मैंने एक वो बना रखा था कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, क्वेश्चंस आएगा तो उसको देखना भी नहीं है, उसको स्किप करके तुरंत आगे बढ़ जाना है। ठीक है। लास्ट में अगर टाइम बचा तो उसको तो हाँ, एक होता नहीं कि आपने निगाह से देखा, एक सरसरी निगाह से आपको लगा कि इजी है, हाँ, बट क्या पता जब सॉल्व करने बैठे हो तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ, टाइम टेकिंग हो क्योंकि गया। आपका वैसे भी वीक है वो, और सारे क्वेश्चन एक नंबर के हैं, आप वो टफ वाला भी करोगे तो भी आपको एक ही नंबर मिलना है, आप इजी भी करोगे तो भी एक नंबर मिलना है, तो किसी क्वेश्चन एक लेंदी हो पर्टिकुलर, या शॉर्ट हो, जी आपका एक ही नंबर का है। जी, तो क्या है, आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से वो मोह माया नहीं रखनी है कि नहीं ये वाला ईगो पे ले जाओ कि नहीं ये वाला करना है तो ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको जब
सारे ही क्वेश्चन से सेम नंबर्स के हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, बाद में अटेम्प्ट करिए जो थोड़ा टाइम ले सकते हैं, जिस पे आप कमांड नहीं है उतने अच्छा। बिल्कुल। जी। और जैसे कुछ एस्पिरेंट्स को ये बताया जाता है कि क्या करना चाहिए, जी जी हम ये जानना चाहते हैं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। जैसे उनका नया है, जी। पूरा नए दौर से वो शुरू कर रहे हैं, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए जिसको वो ना करके अपना टाइम भी बचा लें, अपना पेपर में मार्क्स भी अच्छे आ जाएं, अपनी इस चीज़ें शेड्यूल भी कर लें। एक्चुअली होता क्या है, सबका देखिए माइंड सेट अलग होता है, ठीक है। हो सकता है वो स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करते हैं आपके लिए बेस्ट है, बट मेरे लिए वो सही नहीं है। जी। तो मैंने देखा है लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोस्त दोस्त जैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी उनकी है वही खुद भी फॉलो करते हैं, और वो कभी कभी उनके लिए सुटेबल नहीं होती है। तो उन्हें अपनी स्ट्रेटजी खुद भी वर्क करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है, मैं कैसे अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें कैसे पढ़ना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि क्या है कि जैसे मैंने स्पीड टेस्ट बहुत सारे ज्वाइन कर रखे थे, प्लस बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनकी पब्लिकेशंस हैं, वो स्पीड टेस्ट वाली बुक्स भी देते हैं, तो आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो और आप अपनी स्पीड चेक कर सकते हो और एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने नंबर्स तक पहुंच पा रहे हो, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो सेल्फ इवेल्युएशन भी ज़रूरी है, जो उन्हें खुद अपने साथ करना चाहिए। तो जैसे आजकल की डेट में ये चलता है हमारे यहाँ कि गार्जियन हम लोग के अपने बच्चों को खूब फोर्स करते हैं कि तुम ये फॉर्म भरो। जी बच्चों ने जिद में आके भर भी दिया। जी अब जिनका पढ़ने में मन लगा नहीं, जी अब उनको अचानक इस फील्ड में उतरना है, जी। तो उनके लिए क्या राय होगी आपकी? एक्चुअली वो तो देखिए, हमारे जो सिस्टम है ना, एजुकेशन सिस्टम, उसमें ही लैक है इतना कि स्कूल में ही नहीं बताया जाता है क्या करना चाहिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट से आप पूछो तो दो तीन ही चीज़ वो बता सकता है कि एमबीए है, सीए है, सीएस है, उससे ज़्यादा उसे नहीं पता कि क्या करना है। साइंस वालों को मैं देखता हूँ कुछ नहीं कर रहे तो बीटेक कर लेते हैं हाँ। या मेडिकल में चले गए, और उन्हें कुछ नहीं पता है कि क्या कर सकते हैं। तो हमें पहले बात तो स्कूल में सब चीज़ें सिखानी चाहिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या फर्दर कर सकते हो। और रही बात पेरेंट्स की, तो मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स को कहते हैं कि फॉर्म भर दो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, कि हाँ एसएससी का भर दो, बैंक का आया, अब इसका आया है, उसका है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब माँ बाप तो बोलेंगे अपने हिसाब से अच्छा, वो तो बट क्या है अपने कि लिए बोलते हैं ना। जो स्टूडेंट है उसको ये चीज़ देखना चाहिए कि वो उस चीज़ की तैयारी मैं कर सकता हूँ कि नहीं। बिल्कुल। तो उसको जो सूट कर रहा है, जैसे मैं तो सिर्फ एसएससी का ही मैंने फॉर्म भरा था, बैंक और बाकी चीज़ों के नहीं भरे। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे जो भरते थे फॉर्म, बट मैं नहीं करता था क्योंकि मेरा एक फोकस था कि मुझे एसएससी ही करना है, तो एसएससी करना है। क्योंकि क्या है, दोनों में सब्जेक्ट भी थोड़ा बहुत अलग है, ठीक है। अब दोनों की तैयारी फिर मुझे करनी पड़ेगी, मेरा टाइम भी किल होगा और फिर माइंड डाइवर्ट भी होगा मेरा। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब कुछ नहीं मिला, एसएससी नहीं हुआ तो चलो बैंक में अप्लाई कर लेंगे, बैंक का पढ़ लेंगे, दोनों फॉर्म एक साथ भर दिए। तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो बैंक में पहले ट्राई करें या पहले, अगर एग्जाम डेट सेम हो जाती है तो? अब देखिए होता क्या है कि पहले आपको सब्जेक्ट देखना चाहिए, आप कैसे कर सकते हो। जैसे बैंक में क्या है, मैंने देखा जो बैंक की मैथ्स है वो होती इजी, बट कैलकुलेटिव होती है बहुत ज़्यादा। तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो फास्ट होनी चाहिए कि आप मैथ्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर सको। आप अगर स्लो हो उसमें, क्योंकि बैंक का जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, जो सिलेबस है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। एसएससी में ऐसे नहीं बनते। एसएससी अब शायद तक थोड़ा चेंज हो गया है, टफ क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, बट उस टाइम पे क्या था कि उतने टाइम टेकिंग नहीं आते कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो। तो क्या है, जैसे मैं मैथ्स का कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं बिना पेन उठाई ऐसे ही सॉल्व कर देता था, बिना पेन उठाए? जी। वो उसकी भी प्रैक्टिस करनी थी, हाँ, कि कैसे क्या करना है, क्या होता है, टाइम देना पड़ता है जी हाँ। वो प्रैक्टिस वो भी मेरे फ्रेंड था ना आकाश, उसने ही मुझे बताया था कि कैसे करना है। अब क्या है, मैं पहले स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चंस देखा, पेन उठाया, फॉर्मूला लिखा, ये वो। अब फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ, मेरे दोस्त ने समझाया। जब फॉर्मूला तुम्हें पता है तो क्वेश्चंस में देखो, वैल्यू वहाँ पुट करो, अपने माइंड में ही सब करो, और जैसे भी करना है उसको माइंड में जितना हद तक हो सके उसको वहीं पे सॉल्व करो। पेन एकदम लास्ट में उठाओ जब आपको लगे कि नहीं अब हो रहा है, ज्यादा कैलकुलेशन हो रही है, अब मेथड आ रहा है। हाँ, तो इस वजह से तो उसमें टाइम आपका बच जाता है और स्पीड भी आ जाती है। तो हमारा ये आज का आखिरी सवाल ये है कि जैसे हम लोग समझ गए हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है और एग्जाम कैसे देना है, ये सब आपने हमें बता दिया, लेकिन आफ्टर एसएससी एग्जाम क्लियर होने के बाद
जी तो ये कैसे डिसाइड होता है कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, या हमें कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, या हमें कौन सा स्टेट मिलेगा, या कौन सा लेना है? ये हमारे चॉइस पे डिपेंड होता है या ऊपर से अलॉट होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं एसएससी के पहली बार प्री से पहले, तो आपको ना वहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस देनी होती है Okay. कि किस डिपार्टमेंट को आप पहले नंबर पे दोगे, किसको लास्ट दोगे। ठीक है, फिर आप प्री देते हो, फिर आप मेंस देते हो। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको प्रेफरेंस फिर से मांगते हैं, क्योंकि उस टाइम तक आपको पता चल गया होता है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं। बिल्कुल। और आप पिछले एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आप वो एक एनालाइज कर लेते हो कि हाँ इस बार कट ऑफ इतना जा सकता है डिपार्टमेंट वाइज। ओके। तो आपका जो भी आपको डिपार्टमेंट लगता है कि मुझे ये मिल सकता है, हाँ। आप उसको प्रेफरेंस पे ऊपर रख सकते हो। और आपका अगर नंबर उतना लाइक करता है इंटरव्यू के जोड़ के, ठीक है, तो आपको डिपार्टमेंट मिल जाता है। और जब एक बार डिपार्टमेंट मिल जाता है, जी। फिर जो डिपार्टमेंट वाले आपसे स्टेट की प्रेफरेंस मांगते हैं, ठीक। स्टेट की या जोन की। तो आप स्टेट की प्रेफरेंस देते हो कि आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग चाहिए। ओके। फिर उसमें ये देखता है डिपार्टमेंट कि आपके नंबर कहाँ लाइक कर रहे हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आपने जो भी पहले नंबर प्रेफरेंस रखी, वो स्टेट आपको या तो दे देंगे या फिर आपके नंबर के अकॉर्डिंगली वो आपको स्टेट एलोकेट कर। लेकिन ये हो गया, जी। बट आउट ऑफ द वे जाके अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे मार्क्स कुछ कम रह गए, जी तो जैसे हर डिपार्टमेंट में चलता है नहीं अंडर द टेबल? नहीं जी, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आरटीआई आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग टूल है, तो वो आरटीआई लोग डाल देते हैं। और मेरे हिसाब से लाइफ में ऐसा कोई शॉर्टकट होना भी नहीं चाहिए। आप मेहनत करोगे तो आप उस चीज़ की कदर जानोगे, जॉब लग जाएगी, तो आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे जब भी आप जॉब में लेकिन जाओगे। अब जैसे अगर एक आध सीट पे ऐसा होता है, तो जी। क्या ही आरटीआई, कौन ही डालेगा आरटीआई? नहीं, बात आरटीआई की नहीं है, बात ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होते। लाइफ आप मेहनत से करो जो भी पाओ। शॉर्टकट आप इस्तेमाल करोगे आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, फिर वो आपको आगे भी शॉर्टकट की एक आदत लगी रहेगी, फिर आप अपने आगे जनरेशन को क्या ही दोगे ना। ये मेरा क्वेश्चन इसीलिए था, जो आज की जनरेशन चली जाती है ना कि भाई कुछ नहीं हो पा रहा, चलो पैसे की दम पे कर लेते हैं, नहीं तो पावर की दम पे कर लेते हैं। मेन मैसेज मेरा इसीलिए था, बस और कुछ नहीं। तो आज के आखिरी सवाल में आप हमारे स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना चाहें तो लास्ट मैसेज। जी, मेरा बस यही कहना है कि हमेशा आप अपनी मेहनत पे ही यकीन रखो और कोई भी शॉर्टकट की तरफ मत भागो। आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा आप पाओगे, क्योंकि ऊपर वाला तो देख ही रहा है